नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत सरकार के द्वारा अब आने वाले समय में जो एसी बनेंगे, एयर कंडीशनर जो बनेंगे या वातानुकूलन वाली जो मशीनें बनेंगे, उसके लिए तापमान क्या रहेगा, कितना न्यूनतम ये एसी टेम्परेचर ला सकते हैं और सर्दियों में कितना अधिकतम टेम्परेचर ये ले जा सकते हैं। तो अभी तक तो भारत में इसके लिए कोई नियम नहीं था, कानूनी प्रावधान नहीं था कि क्या भारत में चलने वाले जो एसी, चाहे वो घर में लग रहे हैं, दुकानों में लग रहे हैं, ऑफिस में लग रहे हैं, मॉल में लग रहे हैं, इनके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं था। हालांकि विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां पर इस तरह के कानून है, प्रावधान है कि वहां पर जो एसी मशीन बनी है उस मशीन में मिनिमम टेम्परेचर कितना तक लाया जा सकता है और मैक्सिमम जब गर्म करने वाली बात होगी, हीटिंग वाली बात होगी, तो कितना किया जा सकता है। चूंकि भारत एक ऐसा अर्थव्यवस्था वाला देश उभर रहा है जहां पर लगातार चीज़ों का उपभोग, कंजम्पशन बढ़ रहा है और भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। लगभग 146 करोड़ जनसंख्या भारत में हो चुकी है विश्व बैंक के अनुसार। और इतनी बड़ी जनसंख्या जब देश में गर्मियों के समय पर एसी का इस्तेमाल कर रही है तो बिजली की जो खपत है वो बेतहाशा बढ़ रही है। इसके साथ साथ में वायुमंडल में बहुत ज़्यादा प्रदूषण आ रहा है। इसके साथ साथ में जो है बिल जो बिजली के हैं वो बढ़ रहे हैं। सरकार पर जो है और ज़्यादा बिजली संयंत्रों को लगाने, उन्हें एस्टैब्लिश करने, ग्रिड बनाने की जो है भार पड़ रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार का जो ऊर्जा मंत्रालय है उसने इस पर एक एक्सपेरिमेंट जैसा करने का घोषणा किया है और अब अगले साल से भारत में जो एसी बनेंगे उसके लिए टेम्परेचर निश्चित किया जाएगा कि वो मिनिमम कहाँ तक लग सकते हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर उनमें कहाँ तक ले जाया जा सकता है। तो भारत के जो ऊर्जा मंत्री हैं वर्तमान में और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने जो है परसों ही घोषणा की है कि भारत में अब एयर कंडीशनर का जो टेम्परेचर होगा वो कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत होगा। तो इसका अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें, उद्देश्य देखें कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर सच रेगुलेशन, तो निश्चित रूप से इससे क्या होगा, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी, यानी हम ऊर्जा का बचत और अच्छा कर सकते हैं, उसका उपभोग और अच्छा कर सकते हैं और साथ में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को घटा सकते हैं, बिजली के उपयोग को घटा सकते हैं। भारत में बिजली का उत्पादन एक चुनौती है। जितनी भी इस पूरे देश में बिजली बन रही है उस बिजली का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम अभी भी जो है कोयले के माध्यम से पैदा करते हैं, जिसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं, तापीय ऊर्जा। और बाकी जो बिजली है हम वो पानी से यानी हाइडल एनर्जी से, यानी लगभग 25% हाइडल एनर्जी पानी से बनती है। 70% के आसपास में अभी भी जो है थर्मल एनर्जी कोयले से बनती है और बाकी 4-5% हमारे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन माध्यमों से, न्यूक्लियर एनर्जी से बनती है। तो भारत में अभी भी बिजली का उत्पादन एक चुनौती है क्योंकि हम बहुत बड़ी मात्रा में बिजली कोयले से, पेट्रोल, डीजल, इन साधनों से बना रहे हैं जो हमारे पास बहुत अच्छी मात्रा में नहीं है। तो एक तो इससे हमें विदेशों से कोयला खरीदना पड़ता है, पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ता है और वो भार बढ़ता है देश पे। साथ में देश का जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, ये और दूषित हो रहा है। घरों को तो ठंडा कर रहे हैं परंतु बाहर का पर्यावरण गर्म होता जा रहा है। और पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं, जैसे 2025 हो गया, 2024 हो गया,
तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा है समर सीजन में, तो ऐसी गर्मियों से निजात पाने का अकेला साधन एसी नहीं है। और इसीलिए भारत सरकार ने भी उस दिशा में कदम बढ़ा दिया है कि हम स्वनियंत्रण की शुरुआत भी करें ताकि भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके। तो यूनियन मिनिस्टर की ये घोषणा है कि ये जो न्यू प्रोविजंस हैं, नए प्रावधान हैं, इसमें एसी का मिनिमम टेम्परेचर जो होगा ये 20 डिग्री तक होगा। 20 डिग्री से नीचे ठंडा नहीं कर सकता है कोई एसी। इसका मतलब ये है कि कंपनी बाय डिफॉल्ट ही उसमें 20 डिग्री मिनिमम रखेगी, उससे नीचे एसी बनेगा ही नहीं। जबकि अभी प्रेजेंट में ये 16 डिग्री तक मिनिमम टेम्परेचर ला सकता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा अब एसी में वो 28 डिग्री, यानी सर्दियों में अगर हीटअप करना है, हीटिंग करनी है, तो 28 डिग्री तक ही वो हीट करेगा, उससे ऊपर ऑप्शन ही नहीं होगा। जबकि प्रेजेंट में 30 डिग्री तक जो है वो गर्म कर सकता है। तो नए कानूनों के अनुसार भारत में एसी में मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री, मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री के बीच में रहा जाएगा। और ये चाहे वो घर हो, कमर्शियल स्पेसेज हो, सब जगह पर ये नियम लागू होगा भारत में। तो ये एक नया प्रोविजन आ गया। अगर हम इसके कारण पे जाएं कि क्यों ऐसी करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसके कारण बड़े वाजिब हैं, बड़े ज़रूरी हैं, ताकि हम अपने भविष्य को ध्यान में रख के और सारी चीज़ों को ध्यान रखें। तो इसके जो मुख्य कारण हैं, टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन स्पेशली ड्यूरिंग द समर सीजन या पीक सीजन। सबसे ज़्यादा जो मांग बिजली की हो रही है वो समर सीजन में हो रही है, और समर सीजन में ये जो बिजली की मांग है बहुत ज़्यादा हो रही है, विशेष रूप से एसी को चलाने के लिए। तो भारत में एक डेटा है, और जो ऊर्जा मंत्रालय उसके अनुसार क्या बताया गया है कि हम जो अकेला एसी जो बिजली खर्च कर रहा है भारत के अंदर, वो टोटल जितनी हमारी बिजली है उसका 1/5 पार्ट, यानी लगभग जो है 20% बिजली अकेला एसी यूज कर रहा है गर्मियों में। और ये जो 1/5 पार्ट बैठ रहा है ये लगभग 50 गीगावाट, ये गीगावाट जो है बिजली को नापने की एक इकाई है, और 50 गीगावाट बहुत ज़्यादा बिजली है जो अकेला एसी यूज कर रहा है। और जो बाकी सारी बिजली जो टोटल कैलकुलेट होती है वो करीब करीब जो है 240 या 250 गीगावाट की डिमांड देश में बिजली की हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा है। गीगावाट को हम ऐसे भी समझते हैं कि भारत का सबसे बड़ा डैम जहाँ से हम सबसे ज़्यादा बिजली बनाते हैं, हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ये है टिहरी डैम। और टिहरी डैम से जो बिजली बनाई जाती है, जो उसका मैक्सिमम बताया गया है 2400 मेगावाट, और इसको अगर हम गीगावाट में कन्वर्ट करेंगे तो 2.4 गीगावाट, यानी 2.5 गीगावाट इतना बड़ा डैम बना रहा है। और यहाँ अकेले एसी में खर्च करने के लिए 50 गीगावाट। तो यानी आप कंपेयर करो कि कितने ऐसे टिहरी डैम चाहिए जो अकेले एसी पर बिजली खर्च करने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है जो ये चुनौती दे रहा है। इसमें यह बताया जाता है कि अगर हम एसी में 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करें, इंक्रीज का मतलब है कि ठंडा करना चाह रहे हैं अगर हम गर्मियों में, तो इसका मतलब है कि अगर हमारा एसी 20 डिग्री की जगह 19 डिग्री पर अगर हम उसे ले आएं तो 1 डिग्री इंक्रीज किया हमने, या फिर अगर हम 19 पे रख रहे हैं और 18 पे ले आए तो 1 डिग्री इंक्रीज कर दिया हमने, या फिर 18 की जगह 17 कर दें, तो 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर यानी नीचे लाने पर लगभग 6% बिजली का कंजम्पशन बढ़ जाता है। 6% बिजली का कंजम्पशन बढ़ जाता है। और अगर हमने 2 डिग्री नीचे ले आए तो डबल हो जाएगा, 3 डिग्री नीचे ले आए तो और ट्रिपल हो जाएगा, 4 डिग्री नीचे ले यानी 20 डिग्री की जगह पर हम एसी चला रहे हैं 16 डिग्री पे, तो आप मान लीजिए कि 24
गुना हमने बिजली का कंजम्पशन बढ़ा दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है और इसीलिए कह रहे हैं कि अगर 1 डिग्री हायर किया जाता है, यानी 1 डिग्री नीचे लाते हैं ठंडा करने के लिए, तो लगभग 3 गीगावाट बिजली का जो है या तो कंजम्पशन बढ़ेगा, और अगर हम उसे ऊपर ले जा रहे हैं, यानी हमने 20 डिग्री पर के जगह 21 डिग्री पर ले गए हैं एसी को, तो हमने 3 गीगावाट बिजली बचा दी है। यानी अकेला भारत के जो एसी हैं जो पूरे देश में लगे हुए हैं, अगर ये जो है 23 डिग्री की जगह 24 डिग्री पर रखें अपना एसी, तो 3 गीगावाट बिजली बच जाएगी। यानी टिहरी डैम से भी ज़्यादा बिजली का सेविंग जो है हो जाएगी। तो ये चुनौती है जिसको हासिल करने के, इस चुनौती से पार पारने के लिए जो है भारत में भी एसी के लिए कानून बनाने का प्रोविजन आ गया है। अब अगर हम देखें कि इस देश में जिसमें गरीबों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, गांव में रहने वाले लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यानी पूरी जनसंख्या जो 146 करोड़ है उसका 70% अभी भी गांव में रहती है, 30% जनसंख्या शहरों में रह रही है। शहरों में भी जो जनसंख्या है उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब है, फिर भी एसी का उपयोग भयंकर स्थिति में है। तो इस 146 करोड़ के देश में जहां पर लगभग जो परिवार हैं उनमें यह कहा जाता है कि 100 मिलियन एसी, यानी 10 करोड़ एसी यहाँ पर जो है यूज हो रहे हैं। 10 करोड़ एसी का उपयोग इस देश में अभी भी चल रहा है। और 2024 में बहुत गर्मी पड़ी थी पिछले साल, तो कहते हैं कि वहां पर जो है 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ एसी इंस्टॉल हुए थे देश के अंदर, भयंकर स्थिति में। और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये कह रहे हैं कि 2030 एक ऐसा टाइम आएगा जब जो है 15 मिलियन एसी की जगह 30 मिलियन एसी, यानी लगभग 3 करोड़ एसी एक साल में भारत में लगने शुरू हो जाएंगे। और अगर ये दर रही तो यहाँ पर बहुत गंभीर स्थिति आ सकती है। इसीलिए जो है इस एसी के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए कठोर रूल्स बनाए जा रहे हैं, टाइटर एनर्जी रूल्स। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर हमें 2035 तक, जैसे हमें आगे के लक्ष्य रखने पड़ते हैं कि अगर हमें 2035 तक ये मानना है कि हम जो है पीक हार में जो मांग है भारत की, यानी गर्मियों में जो डिमांड होती है उसे लगभग अगर हम 60 गीगावाट घटाना चाहते हैं तो फिर हमें ये रूल अपनाना पड़ेगा, और नहीं तो ये चीज़ें गंभीर होती जाएंगी। साथ में एक अनुमान है कि अगर हम इसको रोकना चाहते हैं तो हमें ये नॉर्म्स लाना पड़ेगा, नहीं तो हमें 2035 तक लगभग 7.5 ट्रिलियन या लगभग 88 बिलियन डॉलर या फिर जो है 8800 करोड़ रुपए हमें खर्च करना पड़ेगा अकेले बिजली के संयंत्रों को स्थापित करने के लिए, जिसमें हम जो है बिजली के प्लांट्स लगाएंगे, ग्रिड सिस्टम लगाएंगे। और चूंकि अब भारत में जो है डैम तो बन नहीं रहे हैं और साथ में जो हमारे पास जो अब वाटर रिसोर्सेज हैं उस पर भी उतनी ज़्यादा संभावना नहीं है, तो हमें बहुत खर्चीले प्लांट लगाने पड़ेंगे देश के अंदर, जो हमारी इकोनॉमी के लिए ज़्यादा नुकसान वाला होगा, क्योंकि ये जो है लगातार जो है बर्डन के रूप में बढ़ता जा रहा है। अब ये जो कानून सरकार ला रही है, इस कानून में अगर हम देखेंगे कि 2024 में यानी पिछले साल ये चुनौती के स्वरूप में आता है कि लगभग भारत ने जो मांग थी भारत में बिजली की 250 गीगावाट पीक टाइम पर, और इस साल का अनुमान था जिस तरह से 24 में गर्मी पड़ी थी कि 25 में भी ये लगातार गर्मी रहेगी, एस्टिमेट और एक्सपेक्टेशन भी इस साल का यही था।
और तब कहा गया था कि लगभग 270 गीगावाट की मांग हो सकती है। और ये जो आंकड़े हैं, इतनी बिजली तो उपलब्ध है नहीं, तो फिर ये चुनौती किसके रूप में आती है? इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट। तो फिर जो है रोस्टिंग होनी शुरू हो जाती है, बिजली की कटौती, और वो फिर जो कटौती है वो गंभीर है और उसमें कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अन्य चीज हम क्या देखते हैं कि ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ये बताया गया है कि 2023 के अगर हम डेटा लें कि भारत में जो टोटल परिवार हैं देश के अंदर, ये करीब करीब 300 मिलियन परिवार हैं भारत के अंदर, और इनमें से सिर्फ 8 से 10% घरों में ही क्या है, एसी लगे हैं। 8 to 10% घरों में एसी लगे हैं, और ये 8 से 10% घरों में जो एसी लगे हैं वहाँ पर 250 गीगावाट की मांग बढ़ जाती है गर्मियों में ओवरऑल। अगर हम अमेरिका की तरह देश हो गए जहाँ पर पूरे देश के परिवारों का 88% के आसपास वहाँ पर एसी लगे हैं, तो हमारा हाल क्या होगा? और ये अनुमान ये भी है कि 2037 तक, अगर 2037 तक एक अनुमान है कि अभी तो सिर्फ 10% घरों में ही एसी लगे हैं, 2037 तक ये आंकड़ा 50% पे जा सकता है, यानी 50% घरों में एसी लग जाएंगे। यानी वर्तमान समय के कंपैरिजन में सीधे 5 गुना ज़्यादा एसी बढ़ जाएंगे। और जब वर्तमान में जो है 250 गीगावाट की मांग है पीक टाइम पे, तो 2037 में फिर ये मांग लगभग 5 गुना बढ़ जाएगी, यानी 1250 गीगावाट। और ये मांग भयंकर है, इतना बिजली हम बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। यही कारण है कि इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए अभी सरकार रूल लेके आई है। तो हमारा जो वर्तमान का एसी है जो अब बनेंगे फ्यूचर के लिए, इसमें जो मिनिमम टेम्परेचर एसी में नीचे लाया जा सकता है वो 20 डिग्री, अधिकतम हीटिंग जो की जा सकती है 28 डिग्री। और चलन ये भी है भारत में कि घर के बाहर तापमान चल रहा है 40-45 डिग्री, घर के अंदर जो है एसी कर रखा है 16 डिग्री, और भयंकर ठंडा हो रखा है और फिर कंबल ओढ़ रखा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सब चीज़ों के लिए हानिकारक हैं। डॉक्टरों के अनुसार भी ये कहा जाता है कि बहुत कम टेम्परेचर हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऑन एन एवरेज टेम्परेचर 20 या उससे ऊपर होना चाहिए, यानी 20, 22, 24 एक मॉडरेट टेम्परेचर है जो अच्छा माना जा सकता है स्वास्थ्य के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, बिजली के बचत के लिए भी। और जो करंट एसी है हमारे, इसमें मिनिमम टेम्परेचर है 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे ला सकते हैं कूलिंग वाला, और मैक्सिमम जा सकता है 30 डिग्री हीटिंग। तो ये अब ये बदल जाएगा और ये इस वाले में आ जाएगा। तो इससे जो है, जैसे हम कह रहे थे कि 1 डिग्री अगर हम जो है टेम्परेचर जो है इंक्रीज करें, मतलब नीचे की तरफ लाएं, तो सीधे 6% बिजली के कंजम्पशन पर उसका फर्क पड़ेगा। उसके अलावा जो है ये जो कंजम्पशन है, उपभोग है बिजली का, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और 2024 में आंकलन किया गया है कि लगभग 6% कंजम्पशन हर साल बढ़ रहा है। और जब 6% कंजम्पशन बढ़ रहा है तो देश में जो टोटल बिजली खर्च हो रही है 1800 टेरावाट हार्स, इतनी बिजली लगभग ये खर्च हो रही है। और इसको अगर हम 2030 में कैलकुलेट करें इसके हिसाब से, तो 3000 टेरावाट हार्स बिजली खर्च होगी। और ये जो आंकलन है ये बड़े गंभीर हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इस प्रकार से आने वाले दिनों में बिजली का उपभोग देश में हर साल 10% की दर से बढ़ेगा। और ये जो 10% की दर से बिजली का उपभोग बढ़ेगा,
ये पूरा कितना ज़्यादा बदलाव कर देगा, ये एक चुनौती है। हर देश में बिजली एक चुनौती का विषय होता है, आसानी से नहीं मिलती, और आज की डेट में हर उपकरण, हर कार्य बिजली से हो रहा है। तो हर देश में जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बने होते हैं, भारत में भी है। इस ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने सुझाव दिया था कि जो हम एसी बनाएं भारत के अंदर, 2020 में इसका सुझाव आ गया था कि हम उनको जो है किस टेम्परेचर के बीच में बनाएं, 24 से 25 डिग्री डिफ़ॉल्ट वाला रखें उसमें, यानी इस इतने पर जो है अगर कोई सेटिंग, कोई और बदलाव नहीं करता तो ऑटोमेटिकली वो इस पे रहेगा। तो ये जो स्टार रेटेड एसी हैं भारत के अंदर, उनमें जो है ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो 24 डिग्री पे सेट रहेगा वो, और 24 डिग्री कंफर्टेबल कूल टेम्परेचर होता है कमरों का रहने के लिए और बेहतर ढंग से उपयोग करने के लिए। और जैसे हम कह रहे हैं कि 1 डिग्री अगर बढ़ा दें तो 6% इलेक्ट्रिसिटी कट मिल सकता है, अगर हम 1 डिग्री उसमें जो है रेज कर दें। और अगर भारत के आधा एसी, जो 10 करोड़ एसी देश के अंदर है, अगर आधा एसी भी 1 डिग्री टेम्परेचर हायर रखें, यानी 24 की जगह 25 रखें, तो लगभग 10 बिलियन यूनिट्स बिजली बच सकती है। अगर हम इसको पैसे में नापेंगे तो 5000 करोड़ रुपए की बिजली बच सकती है, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी बचेगा, जो पर्यावरण में आकर के फिर से गर्मी करता है। और लगभग 8.2 मिलियन टन, यानी लगभग 80 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में आने से बचेगा। और इस प्रकार से ये सब चीज़ के लिए अच्छा होगा। तो इन चीज़ों के को ध्यान में रखने के लिए किया गया। अगर हम पूरी दुनिया में देखेंगे, क्या दुनिया में भी एसी को नियंत्रित करने के लिए कानून बने हैं? तो कुछ देशों में लीगली मैंडेटेड लॉज हैं, कुछ देशों में नहीं है। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका में कानूनी तो नहीं है, परंतु वहाँ पर एक तरह का रिकमेंडेशंस होती हैं, सुझाव होते हैं कि लोग अपना एसी इतने पे रखें। तो अमेरिका में कह रखा है कि 25.5 डिग्री मिनिमम रखें लोग, और ये वही बात है जो हम ला रहे हैं। हम तो 20 तक दे रहे हैं, यहाँ तो 25, 25.5 बोल रहे हैं। और अमेरिका में 88% जो घर हैं वहाँ पर उनके पास एसी है। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक डिग्री भी अगर कोई नीचे ला रहे हैं और ये इतने ले आए तो कितनी बिजली का कंजम्पशन जाएगा। साथ में यहाँ पर 66% के बाद सेंट्रल एसी होता है। उसके अलावा इटली में तो कानून है कि 25 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर रहेगा, उससे नीचे नहीं आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया में भी जो है 22.5 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री के बीच का प्रोविजन है। चाइना में 26 डिग्री, यहाँ तो कानून है सीधा कि 26 डिग्री से नीचे एसी का टेम्परेचर आ ही नहीं सकता समर में, और विंटर में 20 डिग्री से नीचे नहीं आ सकता। और फ्रांस में भी कानून है कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर नहीं होगा। ये विश्व के अलग अलग देश हैं जहाँ पर ये कानून है। अब भारत भी उस श्रेणी में आ गया है। तो कई बार ऐसा लगता है कि भारत में कुछ नया हो गया है। हमसे पहले कई देशों में ये प्रोविजंस, कानून आ चुके होते हैं और उन्हें लाभ हो चुका होता है। हमें भी जो है ऐसी चीज़ों का आकलन करके इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में से कानूनों को लाना होता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा एसी जो है चाइना और अमेरिका में लग रहे हैं। और आने वाले दिनों में जिस रेट से भारत में एसी का उपयोग होना बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में हम भी जो है टॉप देशों में होंगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसमें यह भी चीज़ आ सकती है कि एसी काम कैसे करता है, ठंडा करता कैसे एसी। तो जो एसी काम करता है, ये इसका काम करने का तरीका क्या होता है कि जिस कमरे में हमने एसी लगाया है, ये उस कमरे की गर्म हवा को पहले खींचेगा, उसको जो है एसी यूनिट में ले जाएगा। उस एसी यूनिट में ले जाने के बाद उस
हवा में से गर्मी को हटाएगा, गर्मी को फिर बाहर छोड़ देगा, और फिर जो हवा होगी उसको ठंडा किया जाता है। उसके लिए उसमें रेफ्रिजरेंट होता है, और उसे ठंडा करने के बाद फिर वापस कमरे में भेज देता है, और फिर कमरा जो है ठंडा हो जाता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया हुई। अगर हम इसके टेक्निकल पार्ट के हिसाब से देखेंगे तो इसमें जो है 3 साइकिल के द्वारा एसी ठंडा करता है। इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, कंप्रेशन और कंडेंसेशन। डिट्टो प्रकृति का नियम। हमारा जो प्रकृति है, हमारी जो पृथ्वी वो ठंडी कैसे होती है, बिल्कुल इसी तरीके से द्वारा। इवेपोरेशन यानी पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिस्सा है समुद्र, समुद्र से इवेपोरेशन होता है पहले, यानी वाष्पोत्सर्जन, यानी पानी गर्म हुआ, उससे स्टीम निकली, भाप, और वो भाप ऊपर आ जाती है और हवा के साथ मिल जाती है। फिर जो है उस भाप को, उस स्टीम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, तो उसके लिए जो है प्रेशर जोन बनते हैं। यहाँ उसके लिए कंप्रेसर है, और प्रकृति में होते हैं प्रेशर जोन, जिसे कहते हैं हम दाब क्षेत्र। समुद्र के ऊपर ज़्यादा दाब, लैंड के ऊपर कम दाब, तो हाई प्रेशर, लो प्रेशर। फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आती है, यानी ये कंप्रेसर भी यही करता है कि हवा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और फिर जब ये हवा ऐसी जगहों पर पहुंचती है जहां गर्म है, तो वहां पर एक हाइट पे जाने पर ये कंडेंस होती है, जिसको हम कहते हैं संघनन। और संघनन के बाद बारिश हो जाती है, बर्फ पड़ती है, और पूरा जो है ठंडा हो जाता है। तो लगभग यही प्रक्रिया इस एसी के अंदर भी होती है, और यही प्रक्रिया आजकल हम देख रहे हैं कि जो है गर्मियों में जो है इवेपोरेशन हो रहा है, फिर जो है मानसून आ रहा है, मानसून फिर जो है बारिश कर रहा है, और फिर पृथ्वी ठंडी होती जाएगी, या भारत और बाकी जगहों पर। तो ये 3 तरीके इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, इवेपोरेशन, कंप्रेशन और कंडेंसेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन होता है। फिर जो है कंप्रेशन, दाब के द्वारा उसमें जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, और संघनन की क्रिया। तो इसमें जो पहला वाला हिस्सा है इवेपोरेशन, इसमें जैसे कह रहे हैं कि वार्म इंडोर एयर इज ड्रॉन इनटू द एसी यूनिट, कमरे की गर्म हवा को एसी यूनिट में खींचा जाता है। फिर वहां पर इनसाइड द इवेपोरेशन कॉइल द रेफ्रिजरेंट इज अलाउड टू इवेपोरेट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द, यहां पर एक रेफ्रिजरेंट होता है। रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है जो ठंडा करता है हवा को। ये रेफ्रिजरेंट क्या होता है, ये एक तरह की गैस है। ये कौन सी गैस होती है, टेक्निकल भाषा में हम इसे कहते हैं R32। R32 को जब हम वैसे बोलते हैं तो इसको हम कहते हैं, आज की डेट में हम इस गैस का नाम बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस हवा को ठंडा करने यानी शीतल करने का काम करती है। और उसके अलावा जो है इससे पहले एक और इसमें होता था R22 भी बोलते थे हम उसे, वो पहले जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हम ये गैस का नाम सुनते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ये जो है शीतल करने का काम करती है, और इससे जो है हमारा पर्यावरण और ज़्यादा दूषित हो रहा था। पहले जो ओजोन की परत थी वो इससे टूटती थी, तो इसलिए हम जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसमें एक तरह का रेफ्रिजरेंट है, यानी शीतलक, जो शीतलता पैदा करता है उसके अंदर। और इस तरह से जो है फिर ये जो है इसको ठंडा करके अंदर भेजेगा, फिर उसको जो है गर्मी को बाहर छोड़ देगा, और कमरा ठंडा हो जाएगा। दूसरा पार्ट इसमें कंप्रेशन, ये जो है दाब वाली चीज़ है। और इसमें क्या है, द रेफ्रिजरेंट, ये जो गैस है जिसको हम जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बोल रहे हैं, इज देन कंप्रेस्ड बाय द कंप्रेशन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर जो है ये जो गैस है इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे जब दाब बढ़ता है तो गैस लिक्विड में बदल जाती है। जैसे हमारे गैस सिलेंडरों के अंदर जब गैस होती है तो लिक्विड में होती है, इसीलिए उसको जो है हम जो है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं।
और जैसे सिलेंडर से बाहर गैस निकलती है तो वो गैस बन जाती है। यही चीज जो है यहाँ पे प्रकृति में भी जो है दाब के द्वारा ये चीजें मैनेज होती हैं, यहाँ पर भी हो रही हैं। तो इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और तीसरा इसमें कंडेंसेशन यानी संघनन। संघनन वो प्रक्रिया हुई जब जो है हम उसको जमा रहे हैं, जैसे बारिश संघनन ही क्रिया से होती है, बर्फबारी भी उसी से होती है। तो यहाँ पर द हॉट हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस इज देन पंप्ड टू द कंडीशनर कॉइल्स आउटसाइड द रूम। तो उसको बाहर ले जाकर के हीट बाहर छोड़ दी जाती है और फिर ठंडी हवा भीतर आ जाती है। तो इस प्रकार से जो हमारे एसी हैं वो कमरे की गर्म हवा को खींचते हैं, फिर उसको बाहर ले जाते हैं। इसलिए जो स्प्लिट एसी होता है, एक तो जो है एक बाहर होता लगा होता है, एक इंडोर एसी आउटडोर एसी, एक हमारे जो है सेंट्रल एसी होते हैं जो विंडो एसी भी बोलते हैं हम उन्हें। तो उसमें दोनों एक हिस्सा बाहर निकला होता है, एक हिस्सा अंदर। तो ये कमरे की हवा को खींच रहे हैं, उसमें से गर्मी को हटा रहे हैं, उसे ठंडा कर रहे हैं, फिर अंदर भेज रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एसी के अंदर, जिससे जो है ये ठंडा होता है। तो भारत में बिजली खपत एक चुनौती है, एसी का प्रयोग बेतहाशा बढ़ रहा है और इन तमाम समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने और ऊर्जा मंत्रालय ने ये नई पहल इसके अंदर की है। तो ये हमारे लिए समझना आवश्यक होता है कि ये क्या है, कैसा है और किस प्रकार का है। तो आज इस टॉपिक पे इतना ही बात करेंगे। नमस्कार।